बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी रीड्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारा एंजाइम्स के हवाले से दूसरा लेक्चर है। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी से पहुंच सके। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने एंजाइम के हवाले से इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं सुना तो आप वो सुन लें, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो आए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि एंजाइम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। उसकी एक एक्टिव साइट होती है और एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। तो हम पहले एक्टिव साइट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चरल पार्ट को। तो एज वी हैव डिस्कस्ड दैट एंजाइम आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स। जैसे स्टूडेंट्स, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो अगर MCQ आ जाए एंजाइम इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन या ग्लोबुलर, तो आप क्या करेंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन पे टिक करेंगे। ये ग्लोबुलर प्रोटीन की बनी होती है। एवरी एंजाइम स्पेसिफिकली रिएक्ट विद स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड सबस्ट्रेट। जो स्टूडेंट, ये भी बहुत अहम पॉइंट है कि एंजाइम एक ख़ास किस्म के सब्सटेंस पे काम करती है जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। मतलब ये आपकी एक एंजाइम है और ये है एक सबस्ट्रेट जिस पर एंजाइम को काम करना है। तो ये क्या करेगा, ये एंजाइम की इस एक्टिव साइट पर आएगा, अटैच होगा और एंजाइम इस पर वर्क करके इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम तोड़ देगी या फिर कोई और भी जोड़ने का काम भी कर सकती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें आगे। अब एक्टिव साइट की बात करते हैं। ईच एंजाइम हैज़ अ स्पेशल चार्ज प्लेस टू फिट द सबस्ट्रेट कॉल्ड एक्टिव साइट। हर एक एंजाइम में एक चार्ज प्लेस होती है, मतलब जिस पर कोई ना कोई चार्जिंग होती है, चार्ज होती है, तो उस पर वो जो है सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। ये भी बहुत अहम पॉइंट है कि कौन सी साइट पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, वो एक्टिव साइट पर होता है। ठीक है, अच्छा, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इज शेप टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। अच्छा, जो एक्टिव साइट होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट की शेप के हवाले से। मैंने पहले जो स्ट्रक्चर ड्रा की उसमें आप देखेंगे कि ये है आपकी एंजाइम और ये एंजाइम की एक्टिव साइट। ठीक है, अब होता क्या है कि इसकी एक्टिव साइट आप देखें जो है वो ट्रायंगल की तरह है। देखें इस तरह इसकी एक्टिव साइट ट्रायंगल की तरह है और सबस्ट्रेट आप देखें ये मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो ये सबस्ट्रेट क्या हुआ, ये इस जगह पे आकर एक्टिव साइट पर फिट हुआ क्योंकि उसकी शेप और एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप और सबस्ट्रेट की शेप कॉम्प्लीमेंट्री थी। तो चलें आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, द चार्ज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड बाय सम अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो चार्ज बनती है ये अमाइनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से ही बनती है। जैसे स्टूडेंट, इससे पहले हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स थी उस पर डिस्कस किया था कि अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या प्रोटीन बनाते हैं, और वो जो अमाइनो एसिड्स की चेन होती है उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और दो अमाइनो एसिड के बीच में जो लिंक होती है, मिसाल एक अमाइनो एसिड से और ये दूसरा अमाइनो एसिड, और जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द अमाइनो एसिड विच फॉर्म, जैसे ये फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम ने फॉर्म है। द अमाइनो एसिड विच फॉर्म एक्टिव साइट, वो अमाइनो एसिड जो एक्टिव साइट को बनाते हैं, कम क्लोज टू अरेंज इन स्पेसिफिक, वो एक दूसरे के करीब आते हैं और एक ख़ास किस्म से अपने आप को अरेंज करते हैं, मतलब क्वाइलिंग होती है, उनके अंदर फोल्ड्स होते हैं, एक ग्लोबुलर सिमेट्री बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं जो थोड़ा सा एक्टिव साइट के पार्ट के हवाले से। तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज़ टू रीजन्स या टू पार्ट्स, कोई इशू नहीं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक होती है बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है कैटालाइटिक साइट। मैं आपको मिसाल दूं कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, अब एक मिसाल है, ठीक है, तो ये इसकी जो है वो कैटालाइटिक साइट है, मतलब और ये इसकी बाइंडिंग, ये वाली जो साइट है ये बाइंडिंग साइट है। मतलब कि ये जो सबस्ट्रेट है वो इस जगह पर आकर बाइंड करेगा और ऊपर से ये, मिसाल तो इसके पास हथौड़ी है, ये इसको मतलब मार मार के
इसका कचुम्बर बनाएगी या इस पर कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ करेंगी। ठीक है, तो एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं, एक वो साइड जहाँ पर सबस्ट्रेट अगर अटैच होता है और दूसरी वो साइड जो उस सबस्ट्रेट पे काम करे। तो जो साइड अटैच करती है उसे बाइंडिंग साइड कहते हैं और जो साइड उस पर काम करती है उसे हम एक्टिव साइड कहते हैं। चलें आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बाइंडिंग साइट इज द रीजन ऑफ एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट का वो रीजन है whose अमाइनो एसिड्स मेक टेम्परेरी बॉन्ड्स विद सबस्ट्रेट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो बाइंडिंग रीजन है वो एक साइट है जहाँ पर टेम्परेरी बॉन्ड जो है बॉन्ड्स बनती हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान। ऑन द अदर हैंड सम अमाइनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइटिक एक्टिविटी, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड कैटालाइटिक साइट्स। तो कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए। कुछ अमाइनो एसिड्स कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो अमाइनो एसिड कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिस जगह पर, उस जगह को हम कहते हैं कैटालाइटिक साइट। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, जिसमें हमने पढ़ा कि एक्टिव साइट कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट होती है और उसके दो रीजन होते हैं, एक बाइंडिंग साइट होती है, कैटालाइटिक साइट होती है, और बाइंडिंग साइट बाइंड करती है, कैटालाइटिक साइट रिएक्ट करती है सबस्ट्रेट के साथ। ओके डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एंजाइम की। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चरल पार्ट की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चरल पार्ट के हवाले से, बिसाइड्स एक्टिव साइट सम एंजाइम्स आर कम्प्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। कुछ एंजाइम्स जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की बनी होती हैं। एंड वाइल द अदर एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। कुछ एंजाइम सिर्फ प्रोटीन की बनी होती है और कुछ एंजाइम प्रोटीन्स और प्रोटीन के साथ कोई और पार्ट भी मौजूद है जिसे हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। सो द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कोफैक्टर, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट। यही वो पार्ट है जो सबस्ट्रेट की अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एट द एक्टिव साइट, हम जो पीछे पढ़ के हैं। एंड परफॉर्म कैटालाइटिक एक्टिविटी, और वही कैटालाइटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। जैसे एक बात याद रखें, कोफैक्टर के अलावा एंजाइम इनएक्टिव होती है, वो बिल्कुल भी काम नहीं करती। कोफैक्टर नेसेसरी, और यही वो कोफैक्टर ही एंजाइम का वो हिस्सा है जो एक्टिव साइट को भी बनाता है कि मतलब एक्टिव साइट किस तरह से होगी, जो कॉम्प्लीमेंट्री टू शेप ऑफ द सबस्ट्रेट थी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ये कोफैक्टर ही होता है। आगे डिस्कस करते हैं। द कोफैक्टर में बी ऑर्गेनिक आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में बी मेटालिक आयंस, इनऑर्गेनिक में मेटालिक आयन भी हो सकते हैं। दीज आर डिटेचेबल। डिटेचेबल मतलब कि ये एंजाइम पर किसी एक साइड पर अटैच भी होंगे, मतलब ये एक कोफैक्टर है, और ये जब रिएक्शन होगा तो अटैच होंगे और जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तो ये फिर से डिटेच हो जाएंगे, तो ये डिटेचेबल भी होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इनऑर्गेनिक में हमने बात की कि ये होते हैं मेटालिक आयन्स। अच्छा, दीज आर डिटेचेबल। डिटेचेबल कोफैक्टर्स होते हैं। अच्छा, इनको एक्टिवेटर्स कहा जाता है। जिसमें बहुत ही अहम MCQ आपके हवाले से आपके लिए कि जो कोफैक्टर इनऑर्गेनिक मेटालिक आयन्स होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, ये एक्टिवेटर्स होते हैं। ये एक अहम MCQ है। बिकॉज दे गेट अटैच एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, ये क्योंकि ये उस टाइम अटैच होते हैं जब सबस्ट्रेट बाइंड होता है और उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को, मतलब एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एक्टिवेटर। द कोफैक्टर्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कोफैक्टर्स जो हैं, अदर कोफैक्टर्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अदर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच मे डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, जो कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर दो हिस्सों में तकसीम या दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं कोएंजाइम्स और दूसरे होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, कोएंजाइम की बात करें तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ वाइटामिन्स। जो बहुत ही अहम MCQ आपके लिए कि जो कोएंजाइम्स क्या होती हैं, दीज आर द वाइटामिन्स लाइक निकोटीन और फ्लाविन इन NAD, निकोटीनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड या फ्लाविनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो रिस्पेक्टिवली ये जो होती है ये कोएंजाइम्स होती हैं। ये एग्जाम्पल्स आप याद कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम हैं ये, इनमें से MCQ अक्सर आता रहता है। अच्छा, दे बिहेव लाइक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, मतलब अब कोएंजाइम की बात कर रहे हैं कि ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह बिहेव करते हैं। मींस कि हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा
कि वो डिटेचेबल होते हैं, तो ये भी अटैच एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, जब सबस्ट्रेट बाइंड होगा ये अटैच होंगे एंड डिटेचेबल, फिर ये निकल जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। द अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज प्रोस्थेटिक। ऑर्गेनिक कोफैक्टर हमने दो किस्म के बड़े, एक कोएंजाइम होता है और दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इट इज़ बॉन्डेड कोवेलेंटली एंड परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम। देखिए प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम में क्या फ़र्क आ गया। कोएंजाइम डिटेचेबल होता है लेकिन ये परमानेंटली बाइंड होता है किसी भी एंजाइम के साथ, एंड डू नॉट डिटेच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन ऑफ क्लोरोफिल, ये आप एग्जाम्पल याद कर लें, ये एग्जाम्पल मतलब MCQ में आ सकता है को प्रोस्थेटिक ग्रुप के हवाले से। So the conjugated enzyme without cofactor called apoenzyme, very very important के conjugated enzyme cofactor के अलावा उसे हम क्या कहेंगे, मीन्स apoenzyme कहेंगे, या फिर proteinous part of enzyme is called as apoenzyme. Okay, it does not work separately, ये apoenzyme separately काम नहीं करती। वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, पहले बताना चाह रहा था कि apoenzyme इनएक्टिव होती है अपना कोफैक्टर के बगैर, ठीक है। तो जब कोफैक्टर आता है तभी ये अपोएंजाइम काम करती है, अदरवाइज नहीं करती, ये आप याद कर लें पॉइंट ये स्टूडेंट। एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कलेक्टिवली कॉल्ड होलो एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टूडेंट। होलो एंजाइम किसे कहते हैं कि जिसमें कोफैक्टर प्लस में अपोएंजाइम हो, इज कॉल्ड होलो एंजाइम। H मतलब होलो एंजाइम बराबर होती है अपोएंजाइम A एंड प्लस कोफैक्टर हुई कोफैक्टर हमने लिखा C। तो अब इसमें एक इनसे MCQ हो सकता है कि एक होलो एंजाइम विदाउट कोफैक्टर इज कॉल्ड अपोएंजाइम। ओके, अच्छा होलो एंजाइम विदाउट अपोएंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी डिस्कशन। चले आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट भी लिखा हुआ है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखें अब यहाँ पर मिसाल दी हुई है पेप्सिन, ये जो इनएक्टिव एंजाइम होती है। अच्छा इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। पेप्सिन इज एन इनएक्टिव एंजाइम सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उनमें से ये एंजाइम निकलती है इन इनएक्टिव फॉर्म में निकलती है, ठीक है। अच्छा तो इसे हम क्या कहते हैं, पेप्सिनोजिन। एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये ओके अब सही है। पेप्सिन ये एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलती है तो हम इसे कहते हैं पेप्सिनोजिन। अच्छा पेप्सिनोजिन इज इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एट इट्स एक्टिव साइट और टू ब्लॉक, मतलब एक्टिव साइट को ब्लॉक करने के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन की। अच्छा व्हेन पेप्सिनोजिन एक्ट विद HCl, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में खारिज होता है उससे एक्ट करेगी, उससे रिएक्ट करेगी, तो द एडिशनल पॉलीपेप्टाइड रिमूव, जो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड होगा जो ब्लॉक कर रहा होगा एक्टिव साइट को, वो रिमूव हो जाए एंड बिकम्स एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। जो एक्टिव फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं पेप्सिन, लेकिन पेप्सिनोजिन थी वो इनएक्टिव थी। अच्छा पेप्सिनोजिन एक्टिव कैसे हुई, जब उसने रिएक्ट किया HCl के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज हमारा शॉर्ट सा प्यारा सा मुख्तसर सा लेक्चर अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। और डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं अगले लेक्चर तक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।